focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल का रेगुलेशन कैसे हो सकता है? यहाँ पे किसकी पावर ज़्यादा है? सेंटर की पावर यहाँ ज़्यादा है या स्टेट की पावर ज़्यादा है? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट इस रिलेशन में क्या कहता है। देन यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी जो लेवाई होती है, क्या स्टेट के पास पावर है या क्या सेंटर के पास पावर है? आफ्टर दैट हम देखेंगे हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच विल बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। क्यू न्यूज़ में है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीड कर रहे थे। यहाँ पर एक केस थी जिसमें 9 जज बेंच यहाँ पे बैठी थी और केस बेसिकली क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि क्या स्टेट्स के पास अथॉरिटी है कि वो एक्साइज ड्यूटी इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे लगा सकते हैं। अब पहला प्रश्न उठकर आता है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या है। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल या इसको डी नेचर्ड अल्कोहल भी कहा जाता है। डीनेचुराइजेशन या ये डीनेचर्ड अल्कोहल ये प्रोसेस होता है जिसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल को अनसुटेबल बना देता है मिसयूज के लिए, कंजम्पशन के लिए। जनरली ये जो अल्कोहल है इसमें मेथनॉल या बाकी केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक सेक्टर्स, आप हॉस्पिटल जाते हैं सिरिंज क्लीन करने के लिए, तो ताकि जो ह्यूमंस है ये वहां से इसका कंजम्पशन करना शुरू कर दिया था इन्होंने, तो इसीलिए यहाँ पर मेथनॉल केमिकल या इसको थोड़ा सा टॉक्सिक बना दिया जाता है ताकि ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। प्राइमरी इंडस्ट्रियल वगैरह में यूज होता है। नाउ यहाँ पे ये बेस मटेरियल की तरह काम करता है अलग अलग इंडस्ट्री में, सॉल्वेंट की तरह काम करता है पेंट में, वार्निशेस में, कोटिंग में, फ्यूल की तरह काम करता है बायोफ्यूल प्रोडक्शन में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करता है मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, केमिकल प्रोसेस में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एब्सोल्यूट अल्कोहल और नेचर्ड अल्कोहल में डिफरेंसेस हैं। यू कैन पॉज द वीडियो हियर। यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें हैं कि यहाँ पे ये प्योर फॉर्म का इथेनॉल है जिसमें एडिटिव्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एडिटिव्स होते हैं। यहाँ पे इथेनॉल होता है, वाटर मिक्सचर्स होता है, इसको ट्रेस किया जा सकता है एडिटिव्स के अमाउंट से, जैसे कि बेंजीन का इस्तेमाल करके। यहाँ हाई अमाउंट ऑफ एडिटिव्स होते हैं, बेसिकली 10% मेथनॉल वगैरह होता है। ये ड्रिंकेबल है, ये नॉन ड्रिंकेबल है। नाउ ये जो है इसमें अल्कोहलिक ओडोर वगैरह होती है, लेकिन यहाँ फोल स्मेल होती है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? जो स्टेट लिस्ट की एंट्री 8 है, ये स्टेट लिस्ट में कहती है, जो 7th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है लेजिस्लेट करने की, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोसेशन या ट्रांसपोर्ट की इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड्स की। देन यहाँ पे यूनियन लिस्ट की बात आती है। नाउ यूनियन लिस्ट की जो एंट्री 52 है, यूनियन लिस्ट की एंट्री 52 कंफर्म करती है पार्लियामेंट को कि वो इंडस्ट्रीज पर अथॉरिटी लेजिस्लेट अपनी कर सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। देन यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट जो आती है, कॉन्करेंट लिस्ट की जो एंट्री नंबर 33 है, ये लिस्ट दोनों स्टेट और सेंटर को अलाउ करती है कि ये इंडस्ट्रीज को लेजिस्लेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्टेट के लॉज जो हैं वो सेंट्रल लॉज से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए। इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है वो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1951 का एक्ट है, इसके अंदर ये आता है। अब ये एक सब्जेक्ट ऑफ रेगुलेशन में आ जाएगा। इसके तहत ये जो एक्ट है पार्लियामेंट की, प्रोवाइड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर के। तो यहाँ तीनों लिस्ट में इसका मेंशन है। की इशू ये है कि सेंट्रल क्वेश्चन यहाँ पे राइज करता है कि क्या स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी है कि वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट कर सकते हैं, या फिर एक्सक्लूसिव कंट्रोल जो है वो केवल सेंटर के पास जाता है और कहीं नहीं जाता है। मोर ओवर यहाँ सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये दोनों स्टेट और सेंटर जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट के लॉज हैं ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेशन के साथ। जो IDRA एक्ट है जो इंडस्ट्रियल रेगुलेशन करता है यहाँ पे अल्कोहल से रिलेटेड 1951 का, ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लिस्ट करता है। अब यहाँ सेंट्रल कंट्रोल भी आता है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। अब स्टेट यहाँ पे क्या कहता है? तो स्टेट कहता है कि यहाँ पर जो फ्रेज जो इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड्स आते हैं, ये एंट्री 8 में आता है स्टेट लिस्ट की, जिसमें सारे लिक्विड्स आते हैं, जिसमें अल्कोहल होता है, जिसमें लिक्विड, स्पिरिट, इंटॉक्सिकेंट आ सकता है, और इन सब पे हम एक्साइज लॉ लगा सकते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। नाउ यूनियन की जो पावर आती है वो एंट्री 52 के अंदर भी आती है, यूनियन लिस्ट के अंदर। नाउ यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, जैसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल डीनेचर होने के बाद वहां पे उसका कंट्रोल नहीं है। अब यहाँ स्टेट ये भी कहते हैं कि अगर एक्सक्लूसिव कंट्रोल सेंटर को करना होता है रेगुलेशन का इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर के, सबसे पहले इनको ऑर्डर इशू करना चाहिए सेक्शन 18G के अंडर जो इस एक्ट के अंदर आता है, और बिना ऐसे ऑर्डर के जो कंट्रोल है ये स्टेट्स के पास ही रहेगा। नाउ यहाँ पर जो लीगल बैटल शुरू होता है, सबसे पहला यूपी गवर्नमेंट ने 1999 में एक यहाँ पे नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट किया था। नोटिफिकेशन ने 15% जो फीस थी सेल्स के लिए, लाइसेंस होल्डर्स के लिए, यूपी एक्साइज एक्ट 1910 के हिसाब से उन्होंने बढ़ा दिया था। ये जो फीस थी ये सेल्स पर बेसिकली लगती थी।
जिसमें अल्कोहल को डायरेक्टली बेचा जाता था या सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता था व्हीकल्स में। एडिशनली ये इंस्टेंसेस कवर करती थी जहां अल्कोहल को फाइनल प्रोडक्ट की तरह कुछ डिग्री पे यूज किया जाता है। नाउ यहां पर हाई कोर्ट का चैलेंज आया। एक मोटर ऑयल डीजल डिस्ट्रीब्यूटर था, इन्होंने ये जो फी नोटिफिकेशन आया था यूपी वाला, इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए। इन्होंने कहा कि सेंटर के पास सोल अथॉरिटी थी इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर के, जो सेक्शन 18G के अंडर आता है, जो IDRA एक्ट है। नाउ यहां पर फरवरी 2004 में इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है, ये यहां इस जो नोटिफिकेशन था यूपी का, इसको इनवैलिडेट घोषित करता है। इसने कहा कि स्टेट के पास अथॉरिटी नहीं है जो डीनेचर्ड स्पिरिट्स होते हैं, तो इनका जनरल और इनका जो जितना भी रेगुलेशन है वो ड्रिंकेबल अल्कोहल के ऊपर होगा। लेटर ऑन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो स्टेट है उसने जितनी भी फीस यहाँ कलेक्ट की है उसको 10% के मिनिमम इंटरेस्ट से वो वापस से लोगों को लौटाएगा। अब ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो डिसीजन था ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसने हाई कोर्ट के जजमेंट 2004 में इसने स्टे लगाया। यहाँ पे 2007 में इसको फर्दर एक लार्जर बेंच में दिया गया, जहां पे ये इसको CH टीका राम जी केस के हिसाब से इसको देखा गया। नाउ अल्टीमेटली 2010 में 9 जजों की बेंच बैठी। अब यहाँ पे यही हुआ डिटरमाइन करने के लिए जो स्टेट की पावर एंट्री 33 के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट वर्सेस जो सेंटर की अथॉरिटी है सेक्शन 18G के अंडर इन इंडस्ट्रियल स्पिरिट्स के अकॉर्डिंग। अब प्रश्न उठता है कि एक्साइज ड्यूटी क्या है। तो एक्साइज ड्यूटी आपको ध्यान रखना है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स पर लगता है, उनके प्रोडक्शन के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, सेल के लिए। ये गवर्नमेंट को देते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं गुड्स के, और डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड जितने भी गुड्स हैं उन पर ये लगता है। जैसे कस्टम ड्यूटी उन पर लगता है जो बाहर से कंट्री में आते हैं, लेकिन ये वहां लगता है जो इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ प्रीवियसली एक्साइज ड्यूटी जो थी वो सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम से लगती थी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के नाम से लगती थी। हाउएवर जब जुलाई 2017 में GST को लागू किया गया तो यहां पर बहुत सारे टाइप की जो एक्साइज ड्यूटी थी उनको एक तरफ कंबाइन कर दिया गया। करंटली एक्साइज ड्यूटी जो है वो केवल 2 चीजों पर लगती है, पहला है पेट्रोल और दूसरा है जो यहां पे आता है लिक्विड। नाउ नेक्स्ट थिंग जो यहां पे आती है, एक्साइज ड्यूटी जो है ये मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप पर लगी जाती है जब उनके रिमूवल का टाइम आता है या जहां वो मैन्युफैक्चर हो जाता है, फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है। जबकि जो GST है वो सप्लाई पर लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के। ये एक डिफरेंस है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो अल्कोहल पर लगता है, जो एक की कंपोनेंट है स्टेट के रेवेन्यू का। स्टेट जो है ऑफन वो एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा देते हैं अल्कोहल कंजम्पशन के ऊपर अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल 2023 में कर्नाटका ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो थी उसको यहाँ पे बढ़ा दिया था इंडियन मेड लिक्विड के ऊपर, और इसको 20% से बढ़ा देते क्योंकि स्टेट्स के यहाँ पे इससे अच्छी खासी इनकम होती है। कंक्लूजन की यहाँ बात करेंगे तो एक्सपर्ट्स यहाँ बहुत कॉशियस हैं, ये कह रहे हैं कि कहीं स्टेट की पावर को रिड्यूस ना किया जाए। और मोरओवर यहाँ ITC लिमिटेड और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी 2002 की एक कमेटी थी, इस कमेटी में भी एपेक्स कोर्ट ने हाईलाइट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट्स केवल अपेंडेजेस नहीं है सेंटर के और सेंटर उनकी पावर को टेम्पर नहीं कर सकता है। ऑल्सो कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पे कोई ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए जहां पर ये जो स्टेट की पावर है उसको यहां कम करे सेंटर। तो ये इससे रिलेटेड चीजें हैं। Now today's perspective question. The question says which of the following statements about the industrial alcohol is true? It is suitable for drinking purpose. It is primarily ingredient in most alcoholic beverages. It is made unfit for consumption through a process called denaturization. It has no application in the medical field. You can type that in the comment section. The latest notes and today's main perspective question. The question says explain the ongoing debate in the India regarding the regulation of industrial alcohol. Discuss the arguments presented by the states and the central government. What are the potential implications of the Supreme Court's decision on this issue? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IS for your better preparation.